हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम डोवर बीच के नोट्स को। इस पोयम को लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। पोयम का एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, आई विल सी टू इट। अभी बात करते हैं पोयम डोवर बीच की। डोवर बीच के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है टुडेज वर्ल्ड के सिनेरियो को। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में जो है ना, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया है। अब वो प्रेम और विश्वास इस दुनिया में नहीं रहा है जो कि किसी समय में हुआ करता था। वो कहते हैं, अपनी बिलवेड से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि चलो ये दुनिया जैसी भी है, हम दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चा होने का एक दूसरे से वादा करते हैं। इस प्रकार की कुछ भावनाएं वो प्रकट कर रहे हैं। पोयम में एक बहुत ही प्यारा सा कंपैरिजन है, जब वो इस दुनिया को अंधेरे से भरे युद्ध के मैदान से कंपेयर करते हैं, जहां पर कि दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं और वार करते वक्त उन्हें ये तक ध्यान नहीं है कि सामने वाला मित्र है या शत्रु, क्योंकि युद्ध अंधेरे में हो रहा है। तो इस प्रकार की सिचुएशन है आज की दुनिया की। चलिए तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। Dover Beach is a genius composition by a famous poet and scholar मैथ्यू आर्नोल्ड। एक फेमस पोइट और स्कॉलर मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना है डोवर बीच। हिज एक्सप्रेशंस वर क्लियर, ग्रेव एंड डिग्निफाइड। उनके एक्सप्रेशंस क्लियर, ग्रेव और डिग्निफाइड थे। ही डज नॉट राइट एज अ सेंसुअस पोइट। वो एक सेंसुअस पोइट के तौर पर नहीं लिखते हैं, बट हिज पोएम्स हैव अ डेफिनिट एम। पर उनकी कविताओं का एक डेफिनिट एम और पर्पस होता है। ही रिजेंबल्स वर्ड्सवर्थ अ नेचर पोइट। वो वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर पोइट थे उनको रिजेंबल करते हैं। बट ही हैज़ अ डिटेच्ड व्यू ऑफ नेचर। प्रकृति का उनका एक डिटेच्ड व्यू है। ही हैज़ फेथ इन इट्स हेडिंग लीडिंग पावर। उनकी विश्वास है प्रकृति की नेतृत्व शक्ति में। लॉर्ड डी टेब्ले फील्स आर्नोल्ड इज ऑलवेज एक्यूरेट इन कंपैरिजन ऑफ टेनिसन। डी टेब्ले का ये मानना था कि आर्नोल्ड टेनिसन की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट पोइट थे। दिस पोएम डोवर बीच वाज पब्लिश्ड इन 1867। 1867 में पब्लिश हुई। एंड देयर इज आर पेसिमिस्टिक एक्सप्रेशंस इन इट। और इसमें निराशावाद के भाव हैं। देयर आर ओनली सोरो एंड मिजरीज इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में केवल दुख है और तकलीफ़ें हैं। दीज व्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय सोफोक्लीज लॉन्ग अगो। इन विचारों को सोफोक्लीज ने लंबे समय पहले प्रकट किया। इन एंशियंट टाइम्स देयर वाज लव एंड फेथ। पुराने समय में इस दुनिया में प्रेम था, विश्वास था। इन दिस वर्ल्ड अमंग पीपुल, लोगों के बीच में। बट टुडे एवरीवन हैज़ अ फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट फॉर अदर्स। पर आज के समय में सब एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। द फर्स्ट स्टेंजा शोज काम सी इन फुल टाइड। पहले स्टेंजा में काम सी है पूरे ज्वार के साथ। इन सेकंड स्टेंजा ही प्रेजेंट्स अ नोट ऑफ सैडनेस इन हिज माइंड। वो अपने मन के उदासी के भाव को प्रकट करते हैं बाय द रोर ऑफ एबिंग सी। एबिंग सी के गुर्राहट के साथ या आवाज़ों के साथ। रोर यानी तेज आवाज़। इन थर्ड स्टेंजा ही इज रिमाइंडेड ऑफ द सेम एक्सपीरियंस बाय सोफोक्लीज। इसी प्रकार का कुछ एक्सपीरियंस सोफोक्लीज को रहा, इसे वो बताते हैं। द फोर्थ स्टेंजा रिमाइंड्स अस। चौथा स्टेंजा हमें याद दिलाता है ऑफ द सी ऑफ लव एंड फेथ। विश्वास और प्रेम के समुद्र के बारे में। दैट सराउंडेड दिस अर्थ, जो कि इस धरती के चारों ओर था। लाइक अ गर्डल, एक कमरबंद की तरह। द लास्ट स्टेंजा प्रेजेंट हिज प्रपोजल टू हिज बिलवेड। लास्ट स्टेंजा में उसकी प्रेमिका के प्रति उसका प्रपोजल है टू बी ट्रू टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। द पोइट इज स्टैंडिंग एट द डोवर बीच इन नाइट। पोइट रात को डोवर बीच पर खड़ा है। द मून लाइट इज फॉलिंग एट द डोवर। चंद्रमा की रोशनी डोवर पर पड़ रही है। फ्रेंच कोस्ट इज ऑल्सो शाइनिंग इन इट्स लाइट। इसकी रोशनी में फ्रांस का किनारा भी चमक रहा है। ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ मून। चंद्रमा की पोजिशन में चेंज के कारण इन स्काई
इट्स लाइट डज नॉट फॉल ऑन फ्रेंच कोस्ट, इसकी रोशनी फ्रांस के किनारे पर नहीं पड़ रही है। इट इज़ फॉलिंग ऑन इंग्लिश कोस्ट पर गिर रही है, एंड काम सी पर। द सीन इज स्प्लेंडिड एंड जॉयस, दृश्य आकर्षक और आनंदपूर्ण है। ही इनवाइट्स हिज बिलवेड, वो अपनी प्रेमिका को इनवाइट करता है टू एन्जॉय द लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंदों की उस लंबी सी बौछार को, एंड स्वीट विंड को उसके साथ एन्जॉय करने के लिए, दैट वाज ब्लोइंग, जो कि बह रही है। द सी इज़ नॉट काम, द एब एंड फ्लो ऑफ वेव्स, समुद्र शांत नहीं है, लहरों का उत्थान पतन स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मून, चंद्रमा की कंडीशंस पे शुरू होता है। देयर इज अ ट्रैम्बलिंग म्यूजिक इन द एब एंड फ्लो ऑफ वेव्स, लहरों के उत्थान पतन में एक कपकपा देने वाला संगीत है। दीज वेव्स थ्रो पेबल्स ऑन द शोर, ये लहरें किनारे पर पत्थर फेंकती हैं, एंड रिटर्न बेक ओवर द पेबल्स, और इन्हीं पेबल्स पर से होती हुई वापस चली जाती हैं। द पोइट रिक्वेस्ट हिज बिलवेड, पोइट अपनी प्रेमिका से रिक्वेस्ट करता है टू हियर दिस साउंड अटेंटिवली, कि वो इस साउंड को अटेंटिव होकर के सुने। दीज एक्सप्रेशंस शो द इटर्निटी ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन सोरो, ये एक्सप्रेशन अनंत को बताते हैं, मानवीय दुख के उतार चढ़ाव के। सोफोक्लीज 496 से 40 BC में रहे, वाज अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट, यूनानी ड्रामेटिस्ट थे। ही ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन सोरो, ह्यूमन सोरो के उत्थान पतन को उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया इन द एब एंड फ्लो ऑफ सी वेव्स, लहरों के उत्थान पतन में। Sea waves. The various miseries in the life of man are flow of miseries. Flow of miseries तो मनुष्य के जीवन के अलग अलग दुख हैं, and for some time he feels relieved from them, और कुछ समय के लिए वो इनसे relieved होता है। It is ebb, ये एब है। He can never be happy perfectly, वो कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। देन आर्नोल्ड इज रिमाइंडेड, फिर आर्नोल्ड को याद आता है ऑफ द लॉस ऑफ लव, प्रेम किस तरीके से खोया था उन्होंने, लॉस ऑफ लव एंड फेथ इन ह्यूमन सोसाइटी, और मानवीय समाज में किस प्रकार से विश्वास और प्रेम है। बाय रोरिंग ऑफ द सी एट डोवर, डोवर के समुद्र के किनारे पर समुद्र की आवाज़ों में वो इस विचार को प्राप्त करता है। द रिलीजियस फेथ इन डिक्रीजिंग इन मैंस लाइफ, धार्मिक विश्वास मनुष्य के जीवन में कम हो रहा है। अर्लियर इट सराउंडेड मैंस लाइफ लाइक अ ब्राइट फोल्डेड बेल्ट, पहले ये मनुष्य के जीवन में एक चमकदार बेल्ट की तरह था। बट इन मॉडर्न साइंटिफिक एज, पर आधुनिक वैज्ञानिक युग में, देयर इज़ नो बिलीफ इन गॉड एंड मोरलिटी, भगवान और नैतिकता में कोई विश्वास नहीं है। ही कंपेयर्स दीज फेथलेस ह्यूमन बींग्स इन बेवफा या विश्वास रहित जो मनुष्य हैं उनमें उसका कोई विश्वास नहीं है, टू द नेक, उनको वो तुलना करता है टू द नेकेड पेबल्स ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे के नग्न पत्थरों से। सी शोर, दिस वर्ल्ड इज चीयरलेस, यह दुनिया आनंद रहित है। ही देन सेज, फिर वो कहता है दैट दिस वर्ल्ड अपीयर्स टू बी अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि ये दुनिया सपनों की एक दुनिया जैसी लगती है। अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक खूबसूरत स्थान, फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से भरा हुआ। बट इनफैक्ट देयर इज डिल्यूजन फॉर मैन, पर मनुष्य को भ्रमित करने वाला। ही कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू अ डार्क बैटल फील्ड, अंधेरे युद्ध के मैदान से वो इस दुनिया को कंपेयर करता है। वेहर टू आर्मीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, जहाँ पर कि दो सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही थी। फाइटिंग विद ईच अदर इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में। दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेंड एंड फोइज, वो सक्षम नहीं है मित्र और शत्रु का अंतर करने में। दे आर कन्फ्यूज्ड, वो उलझन में है। ही देन प्रपोज्ड हिज बिलवेड, फिर वो अपनी प्रेमिका के सामने प्रस्ताव रखता है दैट दे शुड बिकम ट्रू टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाएं। आर्नोल्ड्स कंसेप्ट ऑफ नेचर
आर्नोल्ड का जो कंसेप्ट ऑफ नेचर है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम वर्ड्सवर्थ से। फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर इज़ नर्स टू मैन। वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति मनुष्य की आया है, नर्सिंग करती है। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड नेचर इज़ इनडिफरेंट टू मैन। और आर्नोल्ड ये मानता है कि प्रकृति मनुष्य के प्रति इनडिफरेंट रहती है, indifferent to men. Arnold has written very डिलाइटफुल प्रोज। आर्नोल्ड ने काफ़ी डिलाइटफुल प्रोज लिखा है, बट पोइट्री इज़ वेरी ग्रेव फॉर हिम। काव्य उनके लिए गंभीरता से भरा होता। देर इज़ ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ पैथोज इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में दुख का भाव होता है। इन हिज पोएम्स, उनकी कविताओं में। वी फाइंड पेसिमिज्म, हम निराशावाद को पाते हैं। इन हिज वर्स, उसकी कविताओं में। इन द एज ऑफ ट्रांजिशन मैन हैज़ लॉस्ट फेथ। ट्रांजिशन के युग में मनुष्य ने विश्वास को खो दिया है। लव और गुड क्वालिटीज़ को खो दिया है। इन द लाइन ए लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनोदर, इस लाइन के अंदर ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज विश, वो अपनी कामना को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पोएम के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। नोट्स समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।